हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 16 पानी की कहानी, जिसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। इनका जन्म 4 जून 1924 4 जून 1924 वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 2009 4 जनवरी 209 गोरखपुर में हुई। रामचंद्र तिवारी जी को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। 1985 में इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, 1996 में साहित्य भूषण सम्मान, 2002 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति, 2004 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी गौरव सम्मान दिया गया। हिंदी को समृद्ध बनाने में हमारे समय के जिन महत्वपूर्ण लेखकों ने महान योगदान दिया, उनमें आचार्य रामचंद्र तिवारी का नाम भी शामिल है। साहित्य आचार्य रामचंद्र तिवारी के दृष्टिपथ में था। वे संतुलित आलोचक थे, पढ़ लिखकर संतुलित आलोचना करते थे। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जी हमारे आदर्श थे। उसी तरह हिंदी में रामचंद्र तिवारी जी के अप्रतिम योगदान की बदौलत ही हम उन्हें पूर्वांचल का रामचंद्र शुक्ल कहते थे। आधुनिक काल हो या पुराने से पुराने साहित्य की बात हो, उनका कोई सानी नहीं था। रामचंद्र तिवारी जी ने अपने जीवन काल में ही अपने घर में पुस्तकालय बना दिया, जिसमें लगभग 7000 पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं हैं। वर्तमान में आचार्य तिवारी जी के सबसे छोटे पुत्र डॉक्टर प्रेमव्रत तिवारी जी इसकी देखरेख करते हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने इस लेख में ओस की बूंदों को माध्यम बनाया है, जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं और पानी के जीवन का एक चक्र होता है। हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि किस तरह समुद्र का पानी वाष्पीकृत हो जाता है और ये वाष्प जो होते हैं वो बादल बन जाते हैं और ऊपर आसमान में जाकर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर यह बादल का रूप ले लेता है। और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है और इस प्रकार पानी का यह चक्र चलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ, पानी की कहानी। लेखक किसी काम से वह रास्ते पर जा रहे थे। मैं आगे बढ़ा मतलब किसी रास्ते पर वह आगे बढ़ रहे थे, तो बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक ओस की बूंद लेखक के हाथों पर आ पड़ी। जब लेखक ने देखा कि ये ओस की बूंद उनकी कलाई पर गिर गई है और कलाई से सरक कर धीरे से हथेली पर आ गई है, तो ओस की इस बूंद को देखकर वो हैरान हो उठे कि कोई बूंद पेड़ पर से आकर उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है। और यह जानने के लिए उनके मन में जिज्ञासा उठने लगी। जैसे ही लेखक की दृष्टि मतलब नज़र ओस की बूंद पर पड़ी, तो वो बूंद वहीं पर ठहर गई। थोड़ी देर में लेखक को सितार के तारों की तरह कुछ संगीत सुनाई देने लगा। लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा। उन्होंने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था जो सितार बजा रहा हो। अब लेखक को यह अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ उन्हें कि यह आवाज़ उन्हीं की हथेली से निकल रही है। ध्यान से देखने पर लेखक को मालूम हुआ कि जो उनकी हथेली पर एक बूंद गिरी थी, वह अब 2 हिस्से में बट गई है। 2 कण मतलब 2 हिस्से में बट गई है और वे दोनों हिल हिलकर ऐसी आवाज़ या स्वर पैदा कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बूंदें आपस में बातचीत कर रही हों। अब लेखक को यह महसूस हुआ या एहसास हुआ कि ये 2 बूंदें मधुर ध्वनि में आपस में बातचीत कर रही हैं। उन्हें लग रहा था जैसे वो बूंदें उनसे कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि उन्हें सुनो सुनो ऐसी आवाज़ आई। लेकिन लेखक ने कुछ भी नहीं कहा। फिर लेखक को दोबारा आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब जब दोबारा आवाज़ आई तो लेखक से रहा ना गया। अब उत्सुकतावश लेखक के मुंह से निकल गया, कहो कहो। अब जैसे ही लेखक ओस की बूंद से बात करने लगा, तो ओस की बूंद मानो खुशी से हिली और बोली कि वह एक ओस है। लेखक ने कहा कि उन्हें पता है कि वह ओस है। ओस ने आगे कहा कि लोग उसके इस रूप को पानी के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी। यह जानकारी ओस ने जब लेखक को दी, तो लेखक ने कहा कि उन्हें यह भी पहले से पता है। अब ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है।
जब ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि वह बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर आई है, तो लेखक ने उससे कहा कि वह झूठी है, क्योंकि बेर के पेड़ पर कोई पानी का फव्वारा मतलब ऊंची धार नहीं होती है जो वह वहां से लेखक के हाथ पर आ गिरी। बूंद फिर हिली, क्योंकि उसे लगा कि लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसे इस बात का दुख भी हो रहा था। तो बूंद ने फिर से कहा कि वह इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और कणों का हृदय टटोलती हुई इधर उधर फिर रही थी कि अचानक पकड़ी गई। बूंद के पकड़े जाने की बात सुनकर लेखक ने इसका कारण पूछा, तो ओस की बूंद कहती है कि यह जो पेड़ लेखक देख रहा है ना, वह ऊपर से जितना बड़ा नजर आता है वह उतना ही जमीन के अंदर भी है, और उसकी जो रूट है, जड़ें हैं, वो छोटी भी है और बड़ी भी है, और ज़मीन के अंदर दूर तक फैली हुई है, और जड़ों के रोए हैं मतलब रेशेदार है, फाइबर्स है उसमें। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। निर्दयी मतलब जिसमें दया नहीं होती है। बूंद लेखक से आगे बताती है कि उसके जैसे बहुत सारे जल कणों को ये जो रोए हैं वो बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, और ज़्यादातर पानी के जो कण हैं वो अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं और उनका सब कुछ छिन जाता है और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वह अपना रूप ही खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब ओस की बूंद ये सब बता रही थी तब लेखक का शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। मीन्स उन्हें पेड़ों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और नफरत हो रही थी उनसे। बूंद आगे लेखक को कहती है कि वह क्या समझता है कि ये पेड़ ऐसे ही इतने बड़े हो गए। इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए उसके असंख्य मतलब बहुत सारे बंधुओं ने मतलब भाइयों ने, साथियों ने अपने प्राण नाश किए। प्राण नाश मीन्स मारे गए, अर्थात पेड़ को पनपने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इस तरह से ओस पेड़ के बारे में बताती है कि पेड़ों का जो विकास हुआ है उसमें उन जल कणों का बहुत बड़ा योगदान है। लेखक कहते हैं कि यह कहानी इतनी रोचक होती जा रही थी कि वे उसे बड़े ध्यान से मन लगाकर सुन रहे थे। बूंद लेखक को बताती है कि वह ज़मीन के पोषक तत्वों को अपने शरीर में घुलाकर खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी। उसकी बुरी किस्मत के कारण एक दिन वह एक रोए से टकरा गई। उसे घबराहट हुई। उसने दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे रोए पकड़कर छोड़ना नहीं जानते थे और वह रोए में खिंची चली गई। अब लेखक की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अब वह ओस की बूंद के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे। अतः उन्होंने ओस की बूंद से आगे पूछा कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। ओस को छोटी सी कोठरी जैसी जगह में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा मालूम पड़ा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। ओस कहती है कि उसका एक भाई भी वहां लाया गया। उस जलकण को उसकी जगह देने के लिए ओस की बूंद को दबाया जा रहा था, उसे कुचला जा रहा था। बूंद आगे बताती है कि इसके बाद एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। ओस को कोई पीछे से धक्का दे रहा था और कोई ऊपर खींच रहा था और ओस उन दोनों के बीच फंस गई थी। ओस की बूंद कहती है कि वह लगभग 3 दिनों तक यह कष्ट सहती रही। ओस की बूंद कहती है कि जब वह पेड़ की पत्तियों तक पहुंच गई तो पत्तों के छोटे छोटे छेदों से होते हुए किसी तरह जान बचाकर वह भाग गई। उसने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाएगी। बूंद आगे कहती है कि जब वह अपनी जान बचाकर बाहर निकली तो उसे मालूम हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य भी अस्त हो चुका था। अब उड़ने की शक्ति बूंद को तभी मिल पाती है जब सूर्य निकल आता है और उसकी हीट से, ऊष्मा से वह वाष्प बनकर उड़ती है। बूंद लेखक को कहती है कि उस समय वायुमंडल एटमॉस्फेयर में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं था। तो वह अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिमटकर सुबह के इंतजार में पड़ी रही। ओस की बूंद लेखक को कह रही है कि जैसे ही उसने लेखक को देखा तो उसकी जान में जान आई। वह निश्चिंत हो गई कि अब उसे कोई हानि नहीं हो सकती और अपनी रक्षा की खातिर वह लेखक के हाथ पर कूद पड़ी। जब लेखक ने ओस की बूंद की यह दुख से भरी कहानी सुनी तो लेखक के मन पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक वह लेखक के पास है तब तक कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता।
जब लेखक ने ओस की बूंद को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया तो बूंद ने लेखक को धन्यवाद किया और कहा कि वह केवल तब तक ही रक्षा चाहती है जब तक कि सूर्य न निकले, क्योंकि सूर्य का दर्शन करते ही उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह भाप बनकर उड़ जाएगी। बूंद लेखक को बताती है कि उसका जीवन बहुत ही विचित्र है, अनोखी घटनाओं से भरी हुई उसकी जिंदगी है। ओस की बूंद लेखक को कहानी सुनाने के बारे में कह रही है कि वह अपनी जीवन की कहानी के बारे में लेखक को बताएगी तो लेखक का हाथ भी थोड़ा भी नहीं दुखेगा या लेखक को बूंद अपने हाथों में लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कष्ट नहीं होगा। लेखक भी उत्साहपूर्वक बूंद के जीवन की घटनाओं को सुनने के लिए हामी भरता है। ओस की बूंद लेखक को सृष्टि के निर्माण के समय से कहानी सुनाना शुरू करती है और ओस की बूंद कहती है कि उसके पूर्वज जहाँ से उसकी रचना हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद थी, अर्थात उस समय वह गैस के रूप में थी। सूर्य मंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी, बहुत कुछ निर्माण हो रहा था और बहुत कुछ नष्ट भी हो रहा था, अर्थात नए नए ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, अर्थात ब्रह्मांड में बहुत हलचल हो रही थी और ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। लेखक ने ओस की बूंद से प्रश्न किया कि क्या उसके पूर्वज अब सूर्यमंडल में मौजूद नहीं हैं? ओस कहती है कि जो उसके वंशधर हैं, वे अपनी भयानक लपटों से अभी तक भी उनके मुख को उज्ज्वलता प्रदान कर रहे हैं, चमक प्रदान कर रहे हैं। ओस की बूंद कहती है कि उसके पुरखे बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। बूंद लेखक को बताती है कि एक दिन की बात है, ओस को बहुत दूर बहुत तेज एक प्रकाश पिंड नजर आया, उल्का या मेटेरॉइड्स। तो उनकी आंखों को उसकी चमक सहन नहीं हुई और ज़्यादा रोशनी की वजह से आंखें बंद होने लगी। जब ओस की बूंद ने देखा कि एक प्रकाश पिंड बहुत ही तेज गति से उधर आ रहा है और बहुत ही तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो जो जो वह पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था, क्योंकि चीज़ें जब दूर होती है तो छोटी नज़र आती है और वह नज़दीक नज़र आता हुआ और भी बड़ा रूप दिखाई दे रहा था। यह जो प्रकाश पिंड का गोला था वह सूर्य से भी बहुत ही लाखों गुना बड़ा था। बूंद कहती है कि यह जो उल्का पिंड की महान आकर्षण शक्ति थी, मतलब अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचने की शक्ति, आकर्षण शक्ति, उसके कारण हमारा सूर्य जो था वो कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने सूर्य से हजारों मील दूर से ही अपना रास्ता बदल दिया। परंतु उसकी भीषण जो आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चल दिया। ओस की बूंद आगे कहती है कि वह जो टुकड़ा सूर्य से टूटा था वह इतना भारी, इतना वजनदार था कि वह उस आकर्षण को सहन न कर सका और कई टुकड़ों में टूट गया। अब जो सूर्य के टुकड़े से अलग हुआ था उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी, अर्थ है। यह प्रारंभ में जब बन रही थी तब एक बड़ा आग का गोला थी। बूंद की बात सुनकर लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि जब वह लपटों के रूप में थी, अग्नि के रूप में थी, तो वह पानी कैसे बनी? बूंद जवाब देती है कि उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है कि यह ग्रह जो एक अग्नि का टुकड़ा था उसका ताप कम होता चला गया, वह ठंडा होता चला गया, और उसे यह भी याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ओजन लेखक ने लिखा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से वह मतलब बूंद पैदा हुई और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष जो अस्तित्व था वह गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया, अर्थात बूंद को उत्पन्न किया। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक क्रिया के कारण बूंद उत्पन्न हुई। आगे ओस की बूंद बताती है कि वह उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। बूंद बताती है कि उसका शरीर पहले भाप रूप में था, बर्फ का रूप लेने के कारण
वह सिकुड़ गया और उसका रूप और आकार छोटा हो गया था। बूंद बताती है कि जब वह भाप से बर्फ में बदली तो उसका शरीर पहले से कोई 17वां भाग 17 पार्ट रह गया था, यानी सिकुड़कर छोटा हो गया था। उसने देखा उसके चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक भी नजरें जाती थी बर्फ के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई न पड़ता था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही सूर्य की किरणें बर्फ बनी सभी बूंदों पर पड़ती थी तो प्रकृति में अलग ही तरह का सौंदर्य निखर जाता था, यानी चमक आ जाती थी। ओस की बूंद कहती है कि उसके जैसे बहुत सारी पानी की बूंदें जो बर्फ बनी पड़ी थी वे बहुत ही व्याकुल होकर उत्सुकता के साथ आंधी में तेज हवा में ऊंचा उड़ने और उछलने कूदने के लिए तैयार बैठी थी, कमर कसे तैयार बैठी थी। लेखक बूंद की बातें सुनकर कहता है कि उस समय उन्हें तो बहुत मज़ा आया होगा। ओस की बूंद भी हामी भरते हुए कहती है कि वह समय बहुत खुशी वाला था। लेखक बूंद से प्रश्न पूछता है कि वह खुशी का समय कितने दिनों तक रहा। जब लेखक ने ओस की बूंद से पूछा कि वे खुशी के दिन कब तक थे तो बूंद ने जवाब दिया कि कई लाख वर्षों तक। बूंद के इस जवाब ने लेखक को आश्चर्य में डाल दिया। बूंद ने जब देखा कि लेखक उसकी बात पर बहुत आश्चर्य कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तो बूंद ने लेखक से कहा कि हैरान होने की कोई बात नहीं है। उसके जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है, यानी यह जो उसका जीवन है यह बहुत ही थोड़ा सा जीवन है। 100-200 वर्ष का जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, ऐसा बूंद कह रही है। तो लेखक ऐसे लंबे समय तक जीवन जीने वाले के साथ वार्तालाप करके अपने आप को धन्य मानता है और कहते हैं कि यह सब बात सुनकर उनकी जो भावना थी ओस की बूंद के प्रति वह बढ़ती चली गई। ओस की बूंद अपनी कहानी आगे बढ़ाती है कि एक दिन की बात है, चुपचाप शांति से बर्फ बनी बूंदें बैठकर हवा में और हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे अपनी जगह से हिल रहे हों या खिसक रहे हों। डर के कारण सबके होश उड़ने लगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यह सोचकर सबको घबराहट होने लगी। इतने दिनों तक जो सभी बर्फ बनी बूंदें आनंद से समय काट रही थी, अब दुख सहन करने का साहस उनमें नहीं था। बूंद कहती है कि जब वे सब अपनी जगह से खिसकने लगे तो इधर उधर से उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके भार से ही उनके नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर बर्फ के रूप को छोड़ चुका था और अब वह पिघलने लगे थे। अब ओस की बूंद कह रही है कि अब वे बहते जा रहे थे। वह कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। आगे बूंद कहती है कि जब उसकी मुलाकात गर्म धारा से हुई तो उस धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उन बर्फ बनी बूंदों ने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी और इसके फलस्वरूप वह ओस की बूंद पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद कहती है कि समुद्र का भाग बनकर उसने जो दृश्य देखा वह बहुत ही अनोखा नज़ारा था और जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है, वर्णनातीत, अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके। बूंद लेखक से कहती है कि वह अभी तक यह समझती थी कि समुद्र में केवल बूंद और उसके बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब जब बूंद समुद्र में टहलने लगी तो उसे पता चला कि यह जो समुद्र में हलचल हो रही है सिर्फ उनकी वजह से नहीं, बल्कि समुद्र में और भी जीव हैं और भी प्राणियों का वास है। बूंद ने यह भी बताया कि समुद्र में केवल नमक भरा है, निरा मतलब केवल। पहले पहले समुद्र का खारापन ओस की बूंद को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था, उसका जी मचलाने लगा। पर धीरे धीरे बूंद को इन सब की आदत हो गई। ओस की बूंद लेखक को कहती है कि एक दिन उसके मन में आया कि वह समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी है, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि समुद्र में और क्या क्या है। इसके लिए उसने गहरे पानी में जाना शुरू कर दिया। मार्ग में उसे अजीबोगरीब जीव दिखे। बूंद कहती है कि जब वह और नीचे समुद्र के गहराई में गई तो उन्हें वहां पर बहुत ही धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे दिखे। घोंघे मतलब स्नेल, जो समुद्र में ही पाए जाते हैं। जालीदार मछलियां जिनके शरीर पर जाली दिखाई दे रही थी, बहुत ही बड़े बड़े कछुए और ऐसी मछलियां देखी जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर हाथ बने हुए हैं।
एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। मनुष्य के आकार से बहुत बड़ी और उसके 8 हाथ थे। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अलग अलग दिशाओं में निकले हुए हैं और वह भी संख्या में 8 थे। ऐसी मछलियाँ जो कि अपने शिकारों को अपने हाथों से ही जकड़कर उन्हें कैद कर लेती है, पकड़ लेती है। तो यहाँ बूंद किसके बारे में बात कर रही है? ऑक्टोपस के बारे में। बूंद लेखक को बता रही थी कि वह और गहराई की खोज में किनारों से दूर निकल गई। किनारों से दूर हटकर और गहराई में उसने एक ऐसी वस्तु देखी कि वह चौंक पड़ी। अब बूंद समुद्र में बहुत गहराई में चली गई थी। वहाँ पे भरपूर अंधेरा था क्योंकि सूर्य की किरणें पानी के भीतर ज़्यादा गहरी तक नहीं पहुँचती और उसे देखने में भी परेशानी होने लगी थी और बल लगाकर देखने के कारण उसकी आंखें भी दुखने लगी थी। बूंद लेखक को कह रही थी कि वह इतने गहरे में आसानी से नहीं देख पा रही थी और सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। बूंद ये सोच ही रही थी कि तभी सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। उसको देखकर ओस की बूंद को बहुत हैरानी हुई। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी और यही उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। बूंद कहती है कि उस प्रकाश फैलाने वाली मछली के पास बहुत सारी छोटी छोटी अनजान मछलियां आ जाती थी और जब यह प्रकाश देने वाली मछली भूखी होती थी तो पेट भर उन छोटी अनजान मछलियों का भोजन करती थी। यह सब देखकर बूंद बहुत ही हैरान थी। जब बूंद और नीचे समुद्र की गहराई में गई और तह में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ भी जंगल मौजूद है। अब बूंद समुद्र के जंगल के बारे में बताते हुए कहती है कि वहाँ पर कोई मोटे पत्ते वाले, कोई छोटे ठिगने वाले आकार के पत्ते, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। समुद्र के तल में बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर भी अंदर चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, जैसे कि मैदानी इलाकों में होता है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में बहुत तरह के जीव रहते हैं जो कि बहुत ही सुस्त हैं और अंधे हैं। इस तरह के जीव समुद्र के अंदर रहते हैं। बहुतायत मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक, और निपट मतलब पूरी तरह से। बूंद लेखक को बताती है कि समुद्र के अंदर झांक कर देखने की इस क्रिया में उसे बहुत वर्ष लग गए। उसका ऐसा भी मन हुआ कि अब ऊपर चले जाएं, परंतु कोशिश करने पर यह मालूम हुआ कि यह काम आसान नहीं है। अब ओस की बूंद को समुद्र के ऊपरी तल पर जाना बहुत ही मुश्किल जान पड़ रहा था। बूंद लेखक को आगे बताती है कि उसके लिए ऊपर जाना इसलिए कठिन था क्योंकि उसके ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। अब बूंद के पास एकमात्र उपाय था कि ज़मीन के अंदर जाकर अपनी जान बचाई जाए और इसके लिए वह कोशिश करने लगी। यह उसके लिए कोई नई बात भी नहीं थी, ऐसा वह पहले भी कर चुकी थी। चेष्टा मीन्स कोशिश। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और समुद्र के कुछ जल को वहाँ की जो ज़मीन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बूंद आगे अपनी कहानी कहती है कि वह अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर वे सभी कण पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। एक स्थान पर इकट्ठा होकर वे सभी बूंदें यह सोचने लगी कि अब आगे क्या करना चाहिए। अब बूंद कहती है कि जब वो और उसके साथी सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए तो कुछ के विचार यह थे कि यहीं पड़े रहना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए, परंतु उन जल कणों में कुछ बहुत बहादुर थे, यंग थे, तो उन्होंने एक स्वर में बोला कि वे खोज करेंगे। अब वे ज़मीन के अंदर जाकर अंदर घुसकर देखेंगे कि उस ज़मीन में अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। अब वे शोर मचाते हुए आगे बढ़े। अब वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, सॉलिड कोई वस्तु नहीं थी, सब कुछ तरल ही तरल था, लिक्विड ही लिक्विड था। बूंद कहती है उन्होंने देखा कि वहाँ जो चट्टानें हैं वह लाल पीले रंग की हो गई है, आग उगल रही है और नाना प्रकार की, बहुत प्रकार की धातुएं जैसे आयरन, सोना, तांबा ये इधर उधर बह रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अशुभ हो सकता था। वे अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि बिना रास्ता देखे, मार्ग देखे आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक वे अब ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां का तापमान बहुत ही बढ़ गया था। इस तापमान को सहन करना उनके लिए बहुत कठिन था और उनके आगे आगे बहने वाले जलकण घबरा गए। अगुआ मतलब आगे बहने वाले कण।
देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया और इस दुर्घटना से बाकी के जलकण सावधान हो गए। ओस की बूंद बताती है कि वह कुछ बुद्धिमान साथियों के साथ एक और भाग निकली। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। वहां से धरती हिल रही थी तो बहुत कांप रही थी। अब यहाँ से उन जल कणों को और ओस की बूंद को बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिया गया। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से वे सभी हैरान हो गए। पीछे देखने पर उन्हें पता चला कि जो पृथ्वी में हलचल हो रही थी उसकी वजह से पृथ्वी फट गई, उसमें दरार आ गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। और यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। देखने में यह बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि चारों ओर अग्नि का प्रकाश फैला हुआ था और इसे देखने की उन्हें बार बार इच्छा होने लगी। जब बूंद ने धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें आदि का जिक्र किया तो लेखक समझ गया कि बूंद ज्वालामुखी की बात कर रही है। बूंद ने भी हामी भरते हुए कहा कि हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। ओस की बूंद ने कहा कि अब जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक और भाप का बड़ा दल समूह मिला, वाटर वेपर मिला। वे सभी गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़ गए और बूंद ने अपनी पुरानी सहेली आंधी के भी दर्शन किए। तो बूंद लेखक को कहती है कि उसकी अपनी पुरानी सहेली आंधी उसे मिली और अब वह उन्हें पीठ पर उठाकर कभी वह इधर ले जाती है तो कभी उधर ले जाती है। जिधर की हवा हो जाती है वह उधर ही निकलते हैं। वह दिन बड़े आनंद के थे। वे ऊपर आसमान में उड़ते फिरते थे। वे आकाश में स्वतंत्रता, आज़ादी से मस्ती करते हुए उड़ते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण वे भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बूंद लेखक से कहती है कि जब वह बूंद बनकर आकाश से नीचे कूदी तो वह एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली मतलब गंदी होकर एक ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और हंसते खेलते आगे बढ़ने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। वह खुशी आज भी बूंद को याद है। उसके बाद बूंद और अन्य जलकण एक बार बड़ी ऊंचे शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिर पड़े। और जब बूंद और उसके अन्य जलकण साथी ऊंचे शिखर से एक साथ नीचे चट्टान पर गिर पड़े तो बेचारे पत्थर की दशा देखने लायक थी। वह उनकी चोट के प्रहार से टूटकर बिखर गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। बूंद लेखक को कहती है कि यह जो इतनी रेत देखते हो ना, यह पत्थरों को चबा चबा कर वे जलकण ही तो बनाते हैं। ओस की बूंद कहती है कि जब हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु उनका प्रहार सहन नहीं कर सकती, चट्टानों को तोड़ तोड़ कर उसे रेत बना देती हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर वे लोग इधर उधर बिखर गए। ओस की बूंद का मन कर रहा था कि वह समतल भूमि देखे, मतलब जिसका तल समान हो, और इसलिए वह समतल इलाकों में जाने के लिए एक छोटी सी जलधारा में मिल गई। ओस की बूंद कहती है कि जब वह नदी सरिता में बहकर जा रही थी तो वो दिन उसके लिए बहुत ही खुशी के दिन थे। बूंद लेखक को अपनी नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि वे कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते एक दिन बूंद एक नगर के पास पहुंची। जब ओस की बूंद नगर में पहुंची तो उसने देखा कि शहर में एक ऊंची इमारत है जहां से गंदी काली काली हवा निकल रही थी। बूंद बड़ी उत्सुकता से जानने की इच्छा लिए उसे देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर यह कौन सी जगह है, और ऐसा जानने के लिए वह और उसके साथी आगे बढ़े और उसने अपने ही हाथों अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया, मतलब बुलावा दिया। जो ही वह उसके पास पहुंची वह अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वह वहीं नल नल इधर से उधर घूमती रही। आगे बूंद लेखक को कह रही थी कि वह हर क्षण उसमें से निकल भागने की कोशिश में लगी रहती थी क्योंकि वह बहुत ही भयानक सफ़र था जिसमें वह फंस गई थी। इसमें भाग्य भी ओस की बूंद के साथ था। एक दिन रात के समय वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का नल टूटा हुआ था। वह तुरंत उसमें होकर निकल भागी जैसा कि वह करना चाहती थी और उसे फिर से मौका मिला और वह पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वह इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुक गई। अब
सूर्योदय हो गया था। लेखक शायद और ज़्यादा कुछ सुनना चाहता था, तभी तो वह बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़ा कि बस इतनी ही। बूंद ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, अब और ज़्यादा वह लेखक के पास नहीं रुक सकती, क्योंकि सूर्य निकल गया है। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी। ओस की बूंद लेखक से कहती है कि वह उसे रोककर नहीं रख सकता, अब ऐसा करना असंभव है। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हथेली से वह गायब हो गई। तो कैसा लगा आपको ये लेसन? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।